अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज हम जिस लाइव शो में बैठे हैं तो यकीनी तौर पर गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो डेवलपमेंट्स जो हम उसे मस्बत भी कह सकते हैं और मनफी भी कह सकते हैं। वो इस लिहाज से कि सियासी तौर पर तो थोड़ी सी गर्मी जो थी वो ठंड में तब्दील हुई जब TLP के साथ हुकूमत का एक मुआहदा हो गया, तो उसके बाद जो है वो सियासी सरगर्मियाँ जो थी उसमें कुछ पेशत जो थी उसमें मान पड़ी। लेकिन माशी तौर पर जो है इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत अच्छी नहीं है और बहुत बुरी भी नहीं है। IMF से शौकत अजीज साहब, हमारे मुशीर खजाना शौकत तरीन साहब, जो कहते हैं कि हमारी उनसे मुफाहमत हो गई है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी बात थी कि सऊदी अरब ने इसी दरमियान में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ जो उनके दौरे पे थे इमरान खान सऊदी अरब के, तो उसमें जो पेशरफ्त हुई जिसमें कि 3 से 4 अरब डॉलर की जो उन्होंने एक पैकेज दिया है सऊदी अरब ने पाकिस्तान को, जिसकी वजह से डॉलर के रेट्स पे जो है वो नीचे आने शुरू हुए और आज भी डॉलर जो है वो ओपन मार्केट में 173 रुपये था, लेकिन ये कि इंटर बैंक में डॉलर जो है 171 रुपये पे, तो डॉलर जो है वो 75 और 76 से नीचे आना शुरू हो गया। स्टॉक मार्केट में भी कुछ तेजी है, कभी मंदी रहती है। सोने के नर्ख जो है वो मुसलसल इजाफा हो रहा है, लेकिन मजमूई तौर पर मईशत में सबसे ज्यादा इस वक्त जो गंभीर सूरत हाल है वो महंगाई है, इसलिए कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से जो महंगाई का एक तूफान आया है, उस महंगाई के तूफान में तकरीबन मैं समझता हूं कि हुकूमत को जो है इसमें इस भंवर में फंस चुकी है PTI की हुकूमत। और मेरा अपना जाती राय ये है कि मुख्तलिफ वुज़रा अपने अपने हिसाब से जो है वो लॉजिक देने की कोशिश कर रहे हैं कि वजूहात ये हैं, वजूहात ये हैं, वजूहात है, लेकिन बहरहाल महंगाई आसमान से छू चुकी है। चीनी की नर्ख जो है वो 143, 150 से लेकर, और पेशावर में जो गुज़श्ता वीकेंड की रिपोर्ट है कि 165 रुपये फी किलो भी बिकी फरोख्त हुई है। क्या सूरत हाल है, बहरहाल हम इस पर बात करेंगे। इसी दर हकीकत हम इसके पस मंज़र में क्या है उस पर हवाले से हम आज बात करेंगे कि क्या पस मंज़र है और हमारे ताजिर बरादरी उनका अपना मौक़िफ़ क्या है, इसलिए कि महंगाई के हवाले से एक जो सबसे ज़्यादा जो इल्ज़ाम आता है वो ताजिरों पे आता है और सनतकारों पे आता है कि वो भी जो है वो जानबूझकर जो है नर्ख में इजाफा कर देते हैं, और जो भी एनर्जी की क्राइसिस है उसकी वजह से सनतकार भी परेशान हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो मेरे साथ जो आज मेहमान है इस स्टूडियो में जिन्होंने रौनक बख्शी है इसमें इस प्रोग्राम को, उनसे मैं आपका तारुफ कराऊँ फिर हम आगे बढ़ते हैं। मेरे पहले मेहमान है जनाब यूनुस बशीर साहब। यूनुस बशीर साहब ये साबिक सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सदर ये भी रहे साबिक साइट एसोसिएशन के। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब शेख हबीब साहब, ये है सदर कराची इलेक्ट्रॉनिक और मोटरसाइकिल डीलर्स अलायंस के, इसके अलावा मरकजी तंजीम ताजरान के सीनियर नायब सदर भी। सीनियर वाइस चेयरमैन। बहुत शुक्रिया सर, दोनों हजरात का यहाँ तशरीफ लेकर आए, और मेरा ख्याल है कि बहुत एक अच्छे माहौल में हम कोशिश करेंगे कि इन तमाम मामलात को जो है हम देखें कि इसका दरख्त पस मंजर क्या है। नाज़रीन, इसी हवाले से छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, फिर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मईशत और सियासत का चोली दामन का साथ होता है। यही वजह है कि अच्छी हुक्मरानी से अवाम को फवाइद हासिल होते हैं। बदकिस्मती से मौजूदा हुक्मरानों में शामिल अक्सरियत को मुल्क के नज़्म नस्क को चलाने का कतान तजुर्बा न होने की वजह से और आगाज में कोरोना वबा के मनफी असरात के बाइस मईशत का ग्राफ मनफी पॉइंट्स की जानिब है। IMF के शिकंजे में आने के बाद हुकूमत के लिए मुश्किलात में इजाफा हुआ है और मुआशी माहिरीन में भी एक तबका आलमी मुआशी हालात को इन सब का जिम्मेदार ठहराता है। लेकिन कुछ उमूर जैसे कि मुल्क में गैस का बहरान गुज़िश्ता 3 बरसों से एक जैसी ही पॉलिसीज की वजह से मुल्क की सनतों को मुश्किलात का शिकार बना रहा है। सनतों को गैस की अदम फराहमी से मुल्क को मुआशी तौर पर नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक आर्टिकल 158 के तहत जिस सूबे में मादनियात निकाली जाती है पहले उस सूबे का हक होता है, जिसकी सरियन खिलाफ वर्जी की जा रही है, और सिंध से हासिल होने वाली गैस से मुकामी सनतों को महरूम रखकर दरामदी महंगी गैस देने की वजह से मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जो कि खित्ते के दीगर मुमालिक से मुकाबले में रुकावट बन रही है, जो कि इस बात को तकवीयत भी देती है कि पॉलिसाज इदारे और उनके निगरां वुज़रा नाअहल हैं, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें यकीनी तौर पर आलमी हालात और कीमतों की वजह से मुल्क में असरअंदाज होती हैं। इस पर किसी का कोई बस नहीं चलता, लेकिन इसके नतीजे में होने वाली होशरुबा महंगाई हुकूमत के अच्छे कामों को भी पसे पुश डाल रही है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक सऊदी हुकूमत से मुआशी मदद के बाद डॉलर और सोने के नर्ख में कमी होने के बाद मुल्क को रिलीफ मिलने की तवक्का की जा सकती है।
वेलकम नाज़रीन, एक रिपोर्ट थी जो इस रिपोर्ट को हमने दिखाने का मकसद ये था कि आज जो भी मुआशी तौर पे सबसे ज़्यादा गंभीर सूरत हाल है, उस गंभीर सूरत हाल में सबसे ज़्यादा जो भी सूरत हाल है उसको पे हम डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने के साथ साथ इसका हम कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से इसका हल भी जानने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेंगे, हम कमर्शियल ब्रेक, और हम दोबारा वापस आते हैं तो प्रोग्राम को तसल्सल के साथ जारी रखेंगे। साथ रहिए। नाज़रीन दोबारा हाजिर हैं, और इंट्रोडक्शन में जो मैंने बात की थी, फिर एक रिपोर्ट भी आपने देखी, उसके बाद से हम अपनी गुफ्तगू से सिलसिला जारी रहते हैं। और मेरे ख्याल में कोई वक्त ज़ाया किए बिना यूनुस बशीर साहब जो है बहुत बेताब हैं अपनी बातें करने के लिए, तो हम फिर यूनुस बशीर साहब से बात कर लेते हैं। सर, आप भी माशाल्लाह एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और साइट एसोसिएशन के आप साबिक सदर भी रहे, तो उस साइट एसोसिएशन में जितनी भी कारखाने हैं, उनकी प्रॉब्लम, उनके मसाइल से आपको बड़ी अच्छी तरह वाकियत है। फिर आप लाजमी सी बात है कि अब आप कराची के चैम्बर के सदर भी रहे, तो आपको पूरी कराची की इंडस्ट्री, इस वक्त जो सूरत-ए-हाल है गैस की बहरान का, क्या नेचुरली ऐसा है या सनतकार कुछ ज्यादा बोल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्राहिम साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपने सर, मौका दिया। थैंक यू। आप हमेशा मोहब्बत करते हैं। देखिए जी, बात यह है कि एक्चुअली बहरान तो है, और गैस हमारे मुल्क में एवरेज अगर आप देखने जाए तो 8 से 10% हर साल गैस कम होती जा रही है। अच्छा, मगर इसका आज तक सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी हुकूमत ने आके इसका तदराक नहीं किया कि इसको क्या करना है आगे जाके। हमारे यहाँ कोई नई फील्ड तैयार के लिए कोई काम नहीं किया गया। बात की गई कि पाकिस्तान ईरान पाइपलाइन की बात की गई, उसके लिए GIDC पे पैसे भी लिए गए, सब कुछ लिया गया, और मगर उस पर भी कोई काम ना हुआ, वो अमेरिका के सैंक्शंस की वजह से। और ताजिकिस्तान से भी बात हुई, सब कुछ भी। अब RLNG की बात हुई। अब इस वक्त सबसे बड़ा जो है ना मसला इस वक्त हम जो देख रहे हैं वो ये है कि गैस तो मिल रही है दुनिया में, RLNG मिल रही है, मगर हमारे यहाँ पॉलिसी का बड़ा फुकदान है। नहीं, RLNG भी कहाँ मिल रही है? वो तो इतनी ज्यादा रेट पे मिल रही है, $30। देखिए आप देखिए, आप अपने पिछले साल के तजुर्बात को अगर आप देखें तो आप मौके जब हैं, जो टाइम है उस वक्त अगर आप परचेज करेंगे तो आपको RLNG भी मिल जाएगी। आप उस टाइम पे जाते हैं, आप पहले एकदम रात को आपको सोते हैं, सुबह उठते हैं तो याद आता है कि यार अब तो कोयटा में जो है ना वो टेम्परेचर बिल्कुल माइनस चला गया है, तो हमें तो 4 दिन बाद गैस चाहिए होगी, तो RLNG का करें बंदोबस्त। अगर ये सोच होगी और इस तरह से काम होगा तो क्या रहेगा। आज इंडस्ट्री की ये पोजीशन है, मैं आपको बताऊं कि तकरीबन इन्वेस्टमेंट जो इंडस्ट्री में लग रही है, खाली मैं टेक्सटाइल की आपको बात करूं, $5-5.5 अरब की इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है। नहीं आ रही है, नहीं मशीनरी आ रही है। ठीक है। जो पुरानी मशीनें लगी हुई हैं उसके लिए आपके पास गैस नहीं है। ये आपने गवर्नमेंट ने पॉलिसी दे दी, तो टर्फ पे जो लोन दिया, इस पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, काम भी इस वक्त एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट भी सुना 27% इजाफा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और इस वक्त एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर्स भी बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के पास, 100%। और आप देखें तो स्टोर्स में बाहर आप देखें तो आपको मेड इन पाकिस्तान का लेबल भी नजर आता है। गुज़श्ता दिनों शौकत तरीन के एक प्रोग्राम में मौजूद था मैं, तो उनका दावा था कि हम $25 अरब तक जो है टेक्सटाइल की बरामदात को लेकर जाएंगे। अब आपके पास गैस जो है वो है नहीं, RLNG आपने जो है बर वक्त परचेज नहीं की। ये 3 साल से यही हो रहा है। ये 3 साल से, और सिर्फ ये गैस की बात नहीं, हर चीज में ये हो रहा है। तो अभी सूरत हाल क्या है? इस वक्त सूरत हाल ये है कि सुबह से लेकर रात तक जो है ना, साइड इंडस्ट्री की मैं बात करूँ, मेरी फैक्ट्री वहाँ पर है, गैस नहीं होती हमारे पास। रात को 10-11 बजे कुछ गैस आती है तो इंडस्ट्री चलती है, सुबह 8-9 बजे फिर गैस चली जाती है। इस वक्त भी फैक्ट्री बंद है। कोई उन्होंने शेड्यूल दिया है कि नहीं, कोई शेड्यूल नहीं, लोड शेडिंग का नहीं, कोई शेड्यूल नहीं है, अनअनाउंस्ड है ये सारा सब कुछ। इनका डायरेक्ट वे MD SSGC का कहना है कि हमारे पास गैस नहीं है। अच्छा, चले, गैस नहीं, ओके। आप सदर भी थे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। जी। 158 जो मैंने एक रिपोर्ट में भी की, 158 के तहत सिंध का हक है, तो सिंध में सबसे ज्यादा गैस पैदा होती है। तो एज ए सदर जब आप थे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, और आई थिंक सो शायद पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, आसिफ जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, तो आप लोग क्या गवर्नमेंट से कभी बात की वफाक से कि ऐसा क्यों होता है? देखिए जी, बात तो आज भी हो रही है ये बात, और बड़े उससे धड़े से बात होती है। हम भी बात करते हैं, बिजनेस कम्युनिटी भी बात करती है, एसोसिएशन भी बात करती है, कराची चैम्बर भी बात करती है, सूबाई हुकूमत भी बात करती है। सूबाई हुकूमत तो खैर सिर्फ एक बयान देने के लिए बात करती है, महसूस ऐसा ही होता है। मगर मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त जो है ना, इस सूबे के लिए, 100%। इस सूबे के लिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत की, और जबकि हमेशा हम जब देखते हैं कि एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा कराची की सनतें जो है सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती हैं, इन हालात के बावजूद मैं आपको बताऊं, मगर मैं ये समझता हूं कि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत जो है ना बोलने की, जो कराची ने मैंडेट दिया PTI को, 14 MA ने दिए, 30-32 MP क्या है, आज 3 मिनिस्टर जो है वो कराची के हैं, गवर्नर कराची का है,
प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो कराची का है, क्या किया कराची के लिए? कराची के लिए मुझे एक सुई के बराबर काम सबसे बड़ी बात कि मनसूबाबंदी के चेयरमैन असद उमर साहब बैठे हुए हैं, जो भी उनका ताल्लुक भी कराची से। और आपकी जो महंगाई जो हो रही है उसकी वजह यही है, सारी चीजें बेसिक चीजें यही हैं। आपको इस वक्त देखिए आपका मुल्क कमा रहा होगा तो सारी बातें डेफिनेटली आपके महंगाई भी कम होगी। अब आप बेसिक चीजें इंडस्ट्री लगाने के लिए आप दे रहे हैं और बेसिक गैस पानी बिजली आप नहीं दे पा रहे, रोड आप नहीं बना पा रहे, मुझे पता है कैसे इंडस्ट्री चल रही है। वो अपनी जगह देखिए, आप साइट के एसोसिएशन के सदर रहे, लेकिन मेरा अपना जाती राय है कि गुज़श्ता 20 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि साइट एसोसिएशन की सड़कें जो टूटी हुई हैं या वहाँ पानी नहीं है, ये आप सारे लोग चीख रहे होते हैं, पुकार रहे होते हैं, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब कि वजह क्या है? वजह देखिए जी, बात यह है कि कराची की अपनी कोई हुकूमत नहीं रही, कराची के लोगों की साफ बात यह है। हालांकि कराची वो शहर है, मैं आपको बताऊं कि 54% एक्सपोर्ट जो है वो कराची से होता है, 20% एक्सपोर्ट जो है ना वो साइट इंडस्ट्रियल एरिया से होता है। और वहाँ के आप हाल देखें, बोल के मैं 2013-14 में साइट का चेयरमैन था, उसी वक्त 2013 में सितंबर में नवाज शरीफ साहब ने कराची ऑपरेशन अनाउंस किया और उसी अक्टूबर के पहले को मैंने चार्ज लिया था। उसी वक्त आप देखें कि मैंने साइट का जो सारा हाल था, नक्शा एक बदल दिया था, काम किया था। आज तो दोबारा वही कायम हिसाब साहब ने पैसे भी दिए साइट को बनाने के लिए। मगर बात यह है कि किसी को भी, मैं बताऊं एक बात, किसी को भी कराची से चाहे कोई भी हो वो ओन करने के लिए तैयार नहीं है। जी शेख साहब, मैं आपको इसमें एक और छोटी सी बात बताऊं कि 2016 की बात है, सितंबर का महीना था, मेरा आखिरी महीना चला था सदारत का। तो प्राइम मिनिस्टर साहब कराची आए हुए थे, होटल में सुबह ब्रेकफास्ट पे बुलाया था हमको 20-25 लोगों को। तो मैं भी था, हमारे मरूम लीडर सिराज कासिम तिली साहब भी थे, सबने बात की। तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा खान साहब मैं आपको बताऊं एक बात कि मुझे आप बताएं आप में और बाकी दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हैं या लीडरान हैं, उनमें फ़र्क क्या है? बोला क्या मतलब आप कहने का? मैंने कहा जी 2013 में आपको कराची में भले सीटें ना मिली मगर बहुत ज़्यादा वोट मिले आपको कराची में 14-15 लाख वोट आपको मिले कराची से, ये बहुत बड़ी बात थी। इसके मैंने कहा 2 दिन बाद गल्फ पे 2 तलवार पे यहाँ बैठ के कराची वालों को क्या क्या धमकियाँ दी गई। मैंने कहा क्या आपका फर्ज नहीं बनता था एक आंसू पूछने के लिए आप कराची वालों के आते? आपने यही सोचा कि अब 2018 में इलेक्शन होगा, 17 में जाके फिर मैं जाके कराची वालों को बेवकूफ बना लूंगा। आप बात सियासी तौर पे बात करें तो बहुत सारी बातें हैं जिसमें कि जख्म जो है वो दिल जख्मी है। क्या करें कराची वालों की रकम हर। शेख साहब से हम चलते हैं। शेख साहब, बड़ी कोशिशें कर रहे हैं आप लोग पीओएस के लिए कि पॉइंट ऑफ सेल की खात्मे के लिए, उसमें जो सेल्स टैक्स का मसला है, आप थोड़ा सा मुझे समझा दीजिए कि सेल्स टैक्स का जो मसला है उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है आपको? आप क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप क्यों इतना ज्यादा जो एहतजाज कर रहे हैं कि इस चीज को खत्म करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला ये है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि पिछले 2 दिन पहले हमारी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई, उसमें हमारी तमाम चीज़ों पे बातचीत हुई। वज़ीर ख़जाना से भी हमारी मुलाकात हुई, उनसे भी हमारी बात हुई शौकत साहब से। हमने उनको कहा पीओएस जो है वो आपने एक ऐसा सिस्टम बना दिया, एक ऐसी चीज कर दी है कि हर शख्स उससे टेंशन और खौफ ज़दा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हमारा छोटे से छोटा ताजिर भी इससे जो है वो और फिर नोटिस आना शुरू हो गए। तो एफबीआर की टीम भी बैठी थी, उन्होंने कहा देखें जी शेख साहब पिछला दौर था जो एफबीआर अपनी मनमानी कर लेता था, आज के दौर में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने साफ कहा कि तो अभी तो एफबीआर अपनी मनमानी कर रहा है। अभी हमने साफ कहा कि एफबीआर कहता है कि पहले कुछ इधर डाल दे पॉकेट में, बाकी कुछ उधर यार ये शेख साहब, ये एफबीआर से तो वास्ता मेरे ख्याल में आप लोगों को कम पड़ता है क्या? नहीं, बहुत वापस इंडस्ट्रीज का तो 24 घंटे हमारा वो तो अपनी जेब भरने के अलावा काम ही नहीं करते। नहीं जी, अभी तो जो मकसद जो उन्होंने यकीन दहानी कराई है उस बात पे मैं आपको आ जाता हूँ। उन्होंने कहा जी इस वक्त हम जिस चैन स्टोर के ऊपर जा रहे हैं, चलवा दे चैन स्टोर पे जा रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज पे जा रहे हैं, ब्रांडेड में जा रहे हैं। अभी हम निचली सतह के ऊपर ये पीयूष का तैनाती हम नहीं कर रहे हैं। अगर कोई नोटिफिकेशन आ रहा है और तो वो अगर आपको कोई खौफ हो रहा है तो आप हमसे रब्ता करें। आपके हमारे कराची में और पूरे चारों सूबों के अंदर जी चारों टीम है, पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर हमारा एफबीआर आपको सपोर्ट करेगा। आपके लोग जाके मिले, कोई प्रॉब्लम होती है, आपके किसी दुकानदार को कोई टेंशन है, हम हाजिर हैं। अगर वहां आपका मसला कराची में नहीं तो क्या मतलब दुकानदार को प्रॉब्लम होगी तो क्या वो शौकत तरीन को फोन करेगा? नहीं, दुकानदार को प्रॉब्लम होती है अगर जैसे नोटिस आ रहे हैं ना। हाँ। और हमने उनको ये कहा कि आप उन्होंने कहा नोटिस नहीं आएंगे, अगर मजीद अगर कोई नोटिस आते हैं तो उन्होंने कहा कि आप अपने आईटी से मुलाकात करें, उसके बावजूद अगर आपका मसला सॉल्व नहीं होता तो हम हाजिर हैं आपके लिए। तो उन्होंने चारों सूबों को यकीनदानी इस बात की कराई, क्योंकि मैं मरकजी तंजीम ताजान पाकिस्तान का सीनियर वाइस चेयरमैन, इसी हवाले से हमारी मीटिंग भी हुई थी। तो उन्होंने हमें इस बात की, फिर हमने उनसे कहा कि 1000 स्क्वायर फीट का जो हमारा मामला चल रहा है कि जी वो आप उसको हजूम के ऊपर ले जाते हैं। हम ये कहते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट का है लेकिन उसका काम नहीं है ऐसा, तो उस पर भी उन्होंने हमसे कहा कि ठीक है इस पर भी देख लेते हैं, इस पर वर्किंग करते थे, 1000 स्क्वायर फीट को हम रिवर्स कर देते हैं।
हमारी नहीं, उसी बात। मुझे ये बताइए ना, ये पीओएस में जो पाकिस्तान जो पॉइंट ऑफ सेल्स की जो मसला है, ये बड़ा इशू चढ़ा हुआ है। ये मैं यूनुस बशीर साहब से भी पूछूंगा, आपसे मैं पहले पूछूं, पीओएस को आप लोग मुखालफत क्यों कर रहे हैं? सर मुखालफत मसला ये कहने का कि पीओएस हर दुकान पे लग नहीं सकता। अब मुझे बताइए उसकी वजह कि छोटा ताजिर क्या करेगा? स्मॉल जो काम करने वाला शख्स अगर वो पीओएस लगवा लेता है तो उसका तो काम ही नहीं है ना। अब वो दिन भर के अंदर उसके बाद 3 या 2 या 4 ग्राहक आते हैं तो वो क्या करेगा उस पीओएस का? तो हाँ, आप उसी मार्केट के अंदर 2 मल्टीनेशनल ब्रांड के लोग बैठे हुए, उनके बारे आपने लगा दिया तो उन्हें प्रॉब्लम आएगी। हम तो उन्हें भी सपोर्ट करने के लिए सारे मॉल्स में तो लग गए, सारे मॉल में लगे। शौकत तरीन साहब की जो इजलास थे उनकी भी तस्वीर चल रही है और आप यकीनी तौर पे देख सकते हैं नाज़रीन। जी बिल्कुल, इनके मैं मौजूद हूं उसके अंदर मुलाकात भी। लेकिन मेरा अपनी जाती राय है, जो मेरी अंदर की कहानी पता चली आप लोगों के आने के बाद, आने के बाद ये हुई है कि ये तमाम चीजें जो होती हैं ये होती हैं नुमाइशी। वो अपने फैसले से एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखिए जी, अगर वो अपने फैसले से एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं तो अंदर की कहानी बता रहा हूं मैं आपसे। नहीं, देखिए अंदर की कहानी अपनी जगह पर है, हाँ। लेकिन बहुत ज्यादा यकीन दहानी कराइए। देखिए पिछले 2 साल पहले भी हम गए थे, आपको शायद याद होगा 2019 के अंदर, तो हमने एनआईसी की शर्त को मौखर कराया था और बाकायदा राइटिंग में लिखवाया था हमारे सामने, आपने देखा होगा। पीओएस को क्यों मुखालफत कर रहे हैं? सर, मुझे पहले ये बताइए, कौन सा दुकान छोटा है, कौन सा दुकान बड़ा है? सर उन्होंने हमें इस बात को उनकी लिबरेशन कर दिया, उन्होंने कह दिया कि हम किसी छोटे ताजिर को नहीं लगा। पीओसी हम मल्टीनेशनल पे और चेन स्टोर पे लगाने जा रहे हैं। पे आपको किस चीज पे आपको इतराज है? किस चीज पे इतराज है? वो अब हमारा छोटा ताजिर डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर सकता। हम तो कह रहे छोटे ताजिरों को फिक्स टैक्स पे लिया, उन्होंने उसका भी वादा किया हमसे। फिक्स टैक्स की तो बात बड़ी अरसे से हो रही है, तो जी अभी उन्होंने वादा किया इस बात का कि दुकान की साइज के हिसाब से। जी उन्होंने ये कहा कि हम इसको फिक्स टैक्स पे भी लेके जा रहे हैं, इस पे भी पॉलिसी बना रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल। मैं आज 10 साल से सुन रहा हूँ मैं। नहीं सर, वो अपनी जगह अभी इनको आए हुए 3 साल 2 साल हो गए, अभी इसके अंदर की बात करते थे, अब ये खुद आए, अभी हम सर यही बात वही है ना शेख साहब के, मुझे जो एक चीज है जो मौजूद के साथ, आप बुरा ना मानिएगा, मैं सबके लिए ये कहता हूं, सबसे बड़ी बात ये है कि आप ताजिरों में जितने भी जो ट्रेडर्स हैं, एसएमईज हैं, वो तमाम के तमाम में इत्तेहाद नहीं है। अगर एक इत्तेहाद के साथ मुट्ठी बंद करके अगर आप लोग उनसे बात करें ना, तो वो यकीनी तौर पे मामला हल हो जाएंगे। अब आप गए, आपके बाद जो दूसरी आपकी जो अपोजिट तंजीम है उसने तो बयान जारी किया जनाब अली के ये सारे फेक हैं, और ये जो उनकी मुशावरत हुई, इन्होंने अक्टूबर में हमारा जो धरना था 2928 का, उसको नाकाम कराया। और ये क्या, अब देखें ना, आप गए शौकत तरीन से मुलाकात करके पॉजिटिव बात करके, है ना, उधर से एक बयान आ गया, ठीक है, आ गया। तो ये चीजें अगर खत्म होंगी तो गवर्नमेंट पे फर्क पड़ेगा। देखिए बात ये कहने का कि हर शख्स अपनी दुकानें लेके बैठे हुए और हर आदमी जो है ना वो चाहता है मैं लीडर बन जाऊं। अच्छा, मसला ये कहने का कि ये पूरे पाकिस्तान को पता है कि मरकजी तंजीम ताजियान पाकिस्तान जो है अपना क्या किरदार अदा कर रही है, बिल्कुल अच्छा किरदार, और अल्हम्दुलिल्लाह ताजिर बिल्कुल मुतमईन है। ताजिरों ने जो हमें जिम्मेदारी दी है बखूबी उसको हम निभा रहे हैं, लोग हमसे मुतमईन हैं। इसका मामला अभी ठप बिल्कुल हो गया, 100% हो गया। उन्होंने हमें इस बात को क्लियर कर दिया कि आप बिल्कुल इससे बरियो जुम्मा है, आप टेंशन ना लें, सिर्फ मल्टीनेशनल ब्रांड पे जा रही है और चेन स्टोर पे जा रही है। ठीक है जी, ठीक है जी। मैं नाज़रीन प्रोग्राम प्रोसेस जारी है, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम देखने में हम दोबारा हाजिर हैं। और नाज़रीन जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे दोनों मेहमान जनाब यूनुस बशीर साहब और शेख हबीब साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, यकीनी तौर पे वो अपने प्राइम मसाइल और मुश्किलात के हवाले से सारी चीज़ें बात कर रहे हैं। मैं यूनुस बशीर साहब से तरफ आता हूँ और मैं आपसे यूनुस बशीर साहब ये पूछने की कोशिश करूँगा कि ये पीओएस क्या है और क्यों ताजिर मुखालफत कर रहे हैं? देखिए मैं आपको बताऊँ कि पीओएस जो है एक सेल्स टैक्स जो है उसी का है। और ये जो अभी भाई जो मेरे ख्याल का मियाँ साहब भी मेरे साथ लाइन पे मौजूद है। मियाँ साहब मौजूद है, बस 1 मिनट मैं आपकी तरफ आऊंगा। हाँ जी साहब, मैं थोड़ी लंबी बात होगी अगर मियाँ साहब से बात करें। अच्छा, मैं मियाँ साहब से पहले बात करूँ। जी अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। जी वालेकुम सलाम जनाब। सर आप मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। यूनुस बशीर साहब को सलाम भी है मेरा। अच्छा, वालेकुम सलाम। और शेख हबीब साहब भी हैं यहाँ पे मौजूद। जी मेरा सलाम भी है। आप ये वो लोग हैं जो आप लोगों का माल बेचते हैं आगे। जी बिल्कुल। तो ये रीढ़ की हड्डी है बिल्कुल जनाब। अच्छा भैया साहब, आप माशाल्लाह आपकी बड़ी गहरी निगाह होती है इकोनॉमिक पे, और मैं आपके कॉलम भी पढ़ रहा होता हूँ, मैं आपकी प्रेस रिलीज भी देख रहा हूँ। तो क्या सूरत हाल है? कुछ गंभीर सूरत हाल है या सब ठीक है? देखिए पाकिस्तान की इकॉनमी की अगर आप बात करते हैं तो पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त मैं समझता हूँ वेंटिलेटर पे है। अच्छा। और इंतहाई बुरी पोजीशन है, सॉरी टू से कहना तो नहीं चाहिए लेकिन हकायक है। तो हकायक से ज़ाहिर है कि आंखें बंद करना भी ठीक नहीं होता। तो इस वक्त जो सिचुएशन है अब आप देख ही रहे हैं कि रुपया जो है वो किस तरह हमारा डाउन हुआ, फिर थोड़ा सा स्टेट बैंक ने इंटरवीन किया या सऊदी अरब से थोड़े पैसे आ गए।
تو اس سے تھوڑے سے حالات تبدیل ہوئے ہیں، لیکن یہ سب عارضی چیزیں ہیں، کیونکہ پاکستان میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو مہنگائی جس طریقے سے بڑھ رہی ہے اور جس طریقے سے گورننس کی حالت ہے، یعنی ایک طرف تو مہنگائی انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھ رہی ہے لیکن وہ خیر کم ہونا شروع ہو گئی ہے، لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھتے ہیں تو پاکستان میں گورننس کی وجہ سے وہ مہنگائی کی جو اثرات ہیں وہ ڈبل ہو جاتے ہیں۔ آج اگر آپ نے ٹی وی کی وہ دیکھے ہوں ٹکرز، تو اس میں یہ ہے کہ جی لاہور میں 21,600 تھیلے چینی کے برآمد کر لیے گئے جی، اب جہاں، اور پھر میں نے پرسوں یہ بھی پڑھے تھے جی کہ 50 تھیلے برآمد کر لیے گئے چینی کے، 150 تھیلے برآمد کر لیے گئے۔ تو اگر حکومت اس طرح مائکرو مینجمنٹ پہ آ جائے گی کہ چینی کے 21,000 تھیلے اور 60 تھیلے اور 100 تھیلے برآمد ہو گئے، اچھا تو یہ تو مارکیٹ میاں میں صاحب نارمل روٹین کی چیزیں ہیں۔ یہاں پہ معذرت کے ساتھ میں انٹریکٹ کروں گا، مجھے جی۔ صرف ایک بتا دیجئے، چینی ایک سفید زہر ہے، جی یہ میڈیکل میں کہتے ہیں چینی ایک سفید زہر ہے اور چینی سے گریز کرنا چاہیے۔ جی ہاں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ خاص مقصد کے تحت اس حکومت کو بدنام کرنے کے لیے ساری چیزوں کو چھوڑ کر جو ہے ہم سب چینی کے پیچھے پڑ گئے؟ تو حکومت اس کو شعور دے نا لوگوں کو کہ بھئی آپ چینی کم استعمال کریں۔ کووڈ میں جیسے گورنمنٹ نے مینیج کیا، بڑے اچھے طریقے سے کووڈ کو مینیج کیا نا، تو اسی طریقے سے چینی کو بھی مینیج کر لیتے، اسی طریقے سے آٹے کو بھی مینیج کر لیتے، اسی طریقے سے سریے کو مینیج کر لیتے۔ سریہ 80,000 سے لے کے وہ 1,90,000 پہ چلا گیا۔ جی، تو اس چیزیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ چیزوں کو مینیج کرنا چاہیے اور پراپر مینجمنٹ ہونی چاہیے۔ گورنمنٹ کا اور کام کیا ہوتا ہے، جو دیکھیں مہنگائی چاہے پاکستان کے اندر ہو پاکستان سے باہر ہو، اس کو تو گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ انٹرنیشنلی را مٹیریل کی میرا قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہاں پر تھوڑا سا مجھے اختلاف اس طرح ہے کہ زرعی اجناس، جیسے کہ ملک ہمارا زرعی مملک ہے، تو جب زرعی اجناس ہم پیدا کریں جس میں کہ دالیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں، جناب گندم امپورٹ کر رہے ہیں، شوگر امپورٹ کر رہے ہیں، اگر اس امپورٹ کے بجائے اگر ہم اپنی زراعت کو مضبوط کریں تو یقینی طور پر امپورٹ تو بند ہو جائیں گے، تو چیزیں سستی ہو سکتی ہیں۔ بالکل بلال صاحب، تو زراعت میں نے اور آپ نے تو مضبوط نہیں کرنی نا، جی بالکل، زراعت تو گورنمنٹ نے مضبوط کرنی ہے، بالکل۔ تو کیوں نہیں مضبوط کی جا رہی؟ یہی تو بات ہے۔ اب وہ ہمارا جو سب سے پہلا سٹیٹمنٹ تھا شوکت ترین صاحب کا۔ میاں صاحب آپ یہ صرف اس کو 3 سال تو نہ لینا، آپ پچھلی حکومت کو بھی تو لے لینا، انہوں نے زراعت پہ کیا کام کیا؟ دیکھیں میں تو حکومت کا ورڈ استعمال کر رہا ہوں، میں یہ حکومت یا پچھلی حکومت کی تو بات ہی نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کی پالیسی جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے کہ حکومت جو ہے، ہم زرعی ملک ہیں، زراعت کے اوپر توجہ دے، زراعت کی مینجمنٹ صحیح کرے، مارکیٹ میکینزم کو ٹھیک کرے۔ اب آپ دیکھیں کہ سوئی گیس کی اگر آپ نے اب قلت ہو رہی ہے تو سوئی گیس کے 14 پارسل چاہیے تھے اور آپ 10 پارسل منگا رہے ہیں، تو اب یہ جو سچویشن ہے، اب آپ کی انڈسٹری کیسے چلے گی؟ ایکسپورٹ کیسے بڑھے گی؟ 75 ارب ڈالر کی آپ کی امپورٹ کرنے جا رہے ہیں آپ، اور آپ کی 30 ارب ڈالر کی اگر ایکسپورٹ ہونی ہے تو اس کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس گیس ہی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے۔ اچھا اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ جی گیس کو مہنگی کر دیں، ابھی وہ $5 کا جو ریبیٹ دیا تھا اس کو واپس بڑھا رہے ہیں اس کے لیے، ایکسپورٹ کے لیے، تو اس کو مہنگا کر دیں تو ٹھیک ہے جی، پھر اس کے لیے یہ چاہ رہی ہے گورنمنٹ اصل میں کہ اس کے بدلے میں لوگوں کو بجلی دیں تاکہ وہ بجلی یوز کریں۔ بجلی کے کچھ ریٹ سردیوں میں کم بھی کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ لوگ راتوں رات اپنی فیکٹریاں گیس سے بجلی پہ کیسے شفٹ کریں گے؟ تو اس کے لیے کوئی ظاہر ہے ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے۔ مطلب کہ مجموعی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کی اپنا ویژن جو ہے، خواب تو بہت بڑے بڑے ہیں لیکن اقدامات جو ہیں وہ بالکل بھی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ خواب بڑے بھی ہیں اور اچھے بھی ہیں، خواب برے نہیں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان کے اوپر عمل درآمد کا کوئی وہ سسٹم اور میکینزم ہے نہیں۔ میاں صاحب آپ مجھے جلدی سے بتا دیجئے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، باقی 2 سال اس گورنمنٹ کے باقی ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ملک کی معیشت بہتر ہوگی یا اور بھی نیچے کی طرف جائے گی؟ مجھے لگ رہا ہے کہ جی ملک کی معیشت جو ہے، اگر یہی حالات ہیں، یہی مینجمنٹ ہے تو حالات میں نہیں سمجھتا کہ بہتر ہوں گے۔ بہت شکریہ، ہمارا جو ہے بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ تھے میاں زاہد حسین تھے، یہ ایک بہت اچھے بزنس مین بھی ہے اور معاشی تجزیہ کار بھی ہیں، اور یہ تمام چیزیں وہی ہیں جو بتا رہے تھے یونس صاحب۔ جی آپ کچھ کہہ رہے تھے، پی او ایس میں بات کر رہے تھے۔ میں بات کر رہا تھا کہ پی ایس پوائنٹ آف سیل جو ہے، پی او ایس جو ہے ایک سیلز ٹیکس کا نظام ہے۔ جی جی، آج تک پاکستان میں 90s سے شروع ہوا ہے، اس کا ناکام ہونے کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ جب تک چین کمپلیٹ نہیں ہوگی آپ وہ رہیں گے۔ آپ مجھے بتائیں انڈسٹری جو ہے وہ ایک کو بیچ رہی تو وہ انوائس لے رہا ہے، اب چھوٹے تاجر کہہ رہے ہیں کہ جب ہم انوائس نہیں لیں گے تو کیسے کمپلیٹ ہوگی؟ اس وجہ سے انڈسٹری بھی تو ہو رہی ہے۔ اب پوائنٹ آف سیل کی میں بات بتاؤں، میں ریٹیلر بھی ہوں، میرے اپنے چین سٹورز بھی ہیں پاکستان میں۔ میں جب شبر زیدی صاحب نے وی آر نے فائنانس بجٹ میں جب اناؤنس کیا پوائنٹ آف سیل کا، تو میں شروع کے دوسرے تیسرے نمبر کے لوگوں میں تھا جس نے پوائنٹ آف سیل کے لیے اپلائی کیا، اور مجھے انتہائی تکلیف ہوئی
इतना हुआ पैसे का ये वो सब छोटे। मैं शब्बस अली को मैसेज करता रहा, फोन करता ये रहा। लंबी गुफ्तगू जाएगी, मुझे सिर्फ इतना बता दी कि पीओएस में है क्या और ताजर कोई क्यों इशू खा- देखे बताऊं, पॉइंट ऑफ सेल जो है ना वो ये है, और मैं बड़ा खुश हूँ। क्या खुश इस वजह से हूँ कि मुझे जो बाकी जो लीगली नोटिस वगैरह और ये सारे जो आते थे वो सारे खत्म हो गए। ये है कि जी मेरा आदमी यहाँ बैठा हुआ है कैशियर छोड़ो इसको, सारी बात है, एक पेन है ये जी ये 10 रुपए का पेन है, जी ये 10 रुपए का पेन है, ये आपने बनाया अपनी फैक्ट्री में, जी। ताजर को भेज दिया, जी हाँ। होलसेलर को भेजा आपने, जी हाँ। होलसेलर रिटेलर को देगा। अब ये होलसेलर के पास जाएगा, वहां पीओएस उसके पास लगता है, तो उसको नुकसान क्या और फायदे क्या है? नहीं, होलसेलर के पास तो पीओएस का है ही है ही सिस्टम, इसी रिटेलर ठीक है के जी। पास है। अब उससे क्या हुआ कि 10 रुपए का बेचा, उस पर 1.5 रुपया 17% से 1 रुपये 70 पैसे जो है ना हाँ, वो ऐड हो गए। 17 रुपए ऐड हो गए, 117 रुपए। हाँ। अब इन्होंने जो है ना होलसेलर ने 117 रुपए पे अपना मार्जिन रखा, 17 रुपए इनपुट ले लिया जो सेल टैक्स का भरा था, और 125 रुपए पे इनको बेच दिया। अब इन्होंने पॉइंट ऑफ सेल पे रिटेलर के पास किया, अब 125 रुपए है, उस पर क्या किया, अब पॉइंट ऑफ सेल पे एडवांटेज ये किया है कि अब वहां पर सेल टैक्स भी 10% है। 17% पहले था, फिर कम करती हुई गवर्नमेंट 10% पे आ गई है। मतलब रिटर्न जो रिटेलर जो दे रहा है अपने प्रॉफिट में से दे रहा है ना 10%। नहीं 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 नहीं, अपनी जेब से किसी के पैसे नहीं जा रहा, वो अब आखिर जा रहा है किसके ऊपर, जो आप और हम खरीदार हैं। एंड कंज्यूमर। कंज्यूमर पे मेरे पास आया मेरी दुकान पे, मैंने कहा जी ये 100 एक रुपए दफा का है। दोबारा समझा दें, 100 रुपए की चीज है जी 100 रुपए की चीज में होलसेलर को गया, वो उसमें पड़ गया जनाब अली 17% बढ़ गया, 1170 रुपए हो गया जी। अब इन्होंने 120 1170 रुपए में इनको 170 रुपए 100 रुपए की चीज 117 रुपए की पड़ गई। 117% तो मैन्युफैक्चर से तो हुआ ना डिलीट, तो 1170 की चीज पड़ गई ना। 100 रुपए की चीज थी, हाँ। 17 इनको वो बेची बात तो हुई है 17 1000 रुपए। को 170 रुपए बोल रहे 170 और लेंगे तो 70 हो गया ना। नहीं 100 रुपए की चीज है, वही फिर 100 रुपए 17 की हो चीज पे 17% लगाए तो 117 रुपए हो जी, गए। वो भी वही बात तो वही आ गई ना, वही कह रहा हूँ ना, calculation। 1170 हो गए ना। वो 1000 का हमारी हिसाब, चीज आप को तकरीबन 1000 का बता रहे हैं ना। अब इसने क्या किया, जी, जी। अब इन्होंने क्या किया कि 1170 की पड़ी, हाँ। इन्होंने इनको 1200 में बेचा। अच्छा 30 अब रुपए 1200 अपना प्रॉफिट रखा, मगर- एक मिनट 30 रुपए अपना प्रॉफिट रखा। और मिसाल है कि एग्जांपल दे रहा मैं हूँ, एग्जाम्पल 30 रुपए अपना प्रॉफिट रखा, 1200 में आगे बेच दिया। भाई अब वो क्या किया, इन्होंने पे लगाया 17%, तो जो 17% इन्होंने भरा था ना, एक मिनट छोड़े, वो 30 रुपए में लगेगा आपका, 1200 रुपए पे इनको लगाएंगे 17%। ये 1200 रुपए पे 1200 पे 17% लगाएंगे, हाँ। और अपना जो इन्होंने एडजस्ट भरा था ना 170 रुपए वो एडजस्ट कर लेंगे, और बाकी 30 रुपए जो है ना वो जमा आप कर देखें ये कितनी जगह मकसद है कि 17% जाएगा। आप मेरी बात- पहले एक सुने, मिनट। पहले इंपोर्टर दे 17%, हाँ। उसके बाद जो है वो फैक्ट्री मालकान दे 17% मैन्युफैक्चर, फिर उसके बाद वो होलसेलर दे 17%। 3 नहीं, जगह तो ये नहीं, बढ़ नहीं, गया। ये आप इम्पोर्टेड चौथा मार्केट की बात कर रहे हैं नहीं, ना, ये मैं चीज़ लोकल नहीं- मार्केट की बात कर रहा हूं। लोकल के मार्केट में भी अगर आप आ जाते तो वो तीसरी जगह आ गया। सर, आप सर बिल्कुल रिटेलर गलत- क्यों दे? गलत, मैं आपको समझा सर रहा हूं। रिटेलर आप हमारे यहाँ तालीमी याफ्ता नहीं है, पाकिस्तान की 25 हाँ, वो करोड़ बात- आवाम ये की। बात- आप दे ना दे उसको मेरी छोड़ बात दे, मगर सुनिए। मैं तरीकेकार नहीं, सुनिए, सुनिए, आपका तरीकेकार अपनी जगह पर है। मैं बात ये कि देने का देखें यूनुस साहब, आप इंडस्ट्रियल Ground reality पे अगर आप जो एक देखेंगे ना- छोटा ताजिर है उसके पास सबसे बड़ा मैं प्रॉब्लम कह रहा हूं, ना है दें। स्किल नहीं है, ना मतलब दे, पढ़ा- मैं तो पढ़ा- सिर्फ पीओएस की डेफिनेशन बता रहा हूँ, हम- क्या चीज है। हम तो definition मैं इनको हम नहीं समझ कह रहे रहा हैं, कि आप हम दें। भी समझ रहे हैं। नहीं, मैं शौकत मैं अली साहब को आज कहा कि आपसे इनके इलेक्ट्रिक के बिल पे लगा दे फिक्स। मैं आज आपसे इसलिए पूछना चाह रहा हूं कि पीओएस को लेके ताजिर बड़े परेशान हैं, तो नेचुरली ये पता तो चले ना कि पॉइंट ऑफ सेल क्या चीज है, क्यों इतना Point of परेशान sale है। देखिए, ये POS गिलास मेरी बात सुनिए। है, एक गिलास है फैक्ट्री से इनको होलसेलर के पास आया जी 100 रुपए का, जी। उस पे 17 रुपए सेल टैक्स लगा हुआ है, 1170 हो गया, 1000 रुपए का है तो 1170 रुपए हो गया। 1170 पे हो गया। ठीक है, अब उसने बेचा 1200 रुपए में, हाँ। और 1200 रुपए पे 17% सेल टैक्स लगाया, 1200 रुपए पे 17% सेल टैक्स लगाया, मिसाल है 200 तो 13% बचे थे, 13 रुपए बचे। एक मिनट मिसाल है कि जी वो क्या कहते हैं 200 रुपए और लग गए, तो इनको पड़ा 1400 रुपए का, और उसने क्या किया कि वो 200 रुपए जो ज्यादा हुए ना उसमें आपने 170 रुपए से जो भरे थे सेल टैक्स से वो उसको वापस मिल गए होलसेलर को, उसने एडजस्ट कर लिए। ठीक है जी, अब इनके पास पड़ा है ना, अब ये इनको कितने का माल मिला? अब मेरी retailer बात को? सुनिए, इनको retailer को आया कितने 1400 मिला? का, इनके हाँ? पास आया 1400 रुपए का। पॉइंट ऑफ सेल में जब बेचेंगे अब ना, हम यहाँ रुके, एक मिनट रुके 1170 का जो माल था वो होलसेलर को मिला, ठीक है जी। 17% सेल्सियस लगाकर, जी हाँ, उसने आगे बेच दिया 1200 रुपए में। मगर प्लस 17%। नहीं, नहीं, 200 मतलब प्लस 17%। जी 17 कर तो दिया उसने। आप सुने थोड़ी ना, आप मैं आपको बता रहा हाँ, हूँ तो ना, फिर एक 1170 का माल उसमें फिर 170 रुपए उसने 1170 का माल से अपना 30 रुपए मुनाफा रखा, 20 1200 हो 200 हो गया। 1200 को उसको पे 17% इन्होंने चार्ज फिर 17% इनकी तरफ भेज दिया। कहते हैं, मगर अपने जो 17% जैसे इंडस्ट्री को दिए थे ना, हाँ। ये इनको जो 17% चार्ज किया ये ना, वो रिकवर कर अपने लिया। अपने रख लिया इसने। ओके, तो इनको जो माल मिला वो 1370 का मिला। 1370 का मिला। अब ये इन्होंने बेचा मिसाल है कि जी 1400 रुपए का, हाँ। तो 1400 रुपए पे ये सेल टैक्स चार्ज करेंगे
किसको? कंज्यूमर को। सर ये गरीब की अपना तो adjust बहुत सी करके चीज दूर हो जाएगी। एक मिनट शेख साहब, एक मिनट शेख साहब, यानी कि 1400 रुपए में इनको माल मिला, 1400 रुपए इनको माल मिला, तो 10% जो सेल्स टैक्स देना है, ये 1410 रुपए तो इनका हो गया एक्चुअल। 1400 पे 10% लगा के 1540 रुपए का कंज्यूमर को देंगे, कंज्यूमर को देंगे 1600 रुपए का। जी। तो इनके अपने जो सेल्स टैक्स भरा था ना, ये इनको वापस, यानी कि कहने का मकसद ये है कि हाथ कंज्यूमर पे लगता है, इंडस्ट्री पे किसी पे भी नहीं मतलब आता। कान आप सीधे से पकड़े हैं, ये उल्टे हाथ से पकड़े हैं, ये घुमा दिया गया। गरीब आदमी जो है ना, ये लेने वाला जो आदमी है, जो भी सर ये 25 करोड़ आवाम पे लगेगा न, ताजिरों पे नहीं लगेगा, कहीं भी डबल नहीं हम लगता। ताजिर ये कहना चाह रहे हैं, मैं दुकानदार हो, मैं की बात को शेकिंग कर रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें हम सब चीजें समझते हैं, हमें सब मालूम है। हम सिर्फ इतनी सी बात करना चाह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम पे बर्डन है। हमारा छोटा ताजिर ये चीज संभाल नहीं सकता। हम तो कहते हैं मैन्युफैक्चर लगा ले और अपने पास ही उसको जम कर ले। हमारा तो ताजिर उसको बेचेगा नहीं हूं ना, मैं सियासतदान हूं कि मैं आपके पे लगाने की बात कर रहा हूं। मैं आपको तरीकेकार समझा रहा नहीं, हूं। वो आपकी बात हमें तरीकेकार पता है यूनुस भाई, हमें तरीकेकार पता है के बाद 17%। सर। मैं छोटे अपने शटर पावर की बात करूंगा, पॉइंट ऑफ सेल क्या चीज है? हम बैठ के वैसे जो है ना ये बिल बनाते हैं, ये क्या होता है, कैश रजिस्टर है, आपने बनाया, एक कैमरा लगा हुआ है। अब चेन स्टोर्स हैं, तो वो एक इसके हेड ऑफिस कराची में है, पूरे पाकिस्तान में 50 स्टोर्स फैले हुए हैं, हर जगह तो है। तो वो क्या होता है, जब बिल बनता है ना, तो बिल डायरेक्ट आ जाता है अपने हेड ऑफिस पे। तो ऐसा यही डायरेक्ट, एक मिनट कैमरा लगा हुआ है, मैं समझ गया हूं यूनुस भाई आपकी बात में। ये बिल चला जाए। मैं बिलाल भाई, मैं यूनुस भाई जो बात कर रहे हैं, मैंने अभी आपको पहले फुर्सत में ये अल्फाज कहा एक मिनट शेख साहब, कि मैं आपकी चेन बात स्टोर पे लगे हमें इतराज नहीं है, मकसद ये छोटी मल्टीनेशनल ब्रांड पे लगे, छोटी दुकान में तो उसमें कैसे पीओएस लगेगा? मैं उस पर कह भी नहीं रहा हूँ। मैं तो शौकत तरीन साहब को मैंने एडवाइस ये दी कि आप इनके जो बिजली के बिल है ना, जिसमें सारे किसी का 10,000 रुपए का बिल है, आप उस पर फिक्स सेल्स टैक्स डाल दें, 1000 रुपए 500 रुपए महीने का, और फिक्स ना, फिक्स डाल दे। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात और मेरी बात समझ लेंगे। 22 किस्म से 22 किस्म के टैक्स ले रहे हैं सर वजीर। मैं आपकी बात समझे आप? सर बिल्कुल समझ गया मैं उनकी बात, मैं समझ रहा हूँ और हर चीज में आपको मैं इतनी सी बात कह रहा हूँ कि अभी हमने गवर्नमेंट में बैठे थे, हमने उनको कहा कि जी ये जो 50 किस्म के आपने जो प्रोफेशनल टैक्स, फलाना टैक्स, ये टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, उन्होंने कहा जी ये सब खत्म कर देंगे। मैंने जी 2019 के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने हमें बिठा के कहा था, हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था ये 100 से ज्यादा जो टैक्सेस हैं हम ये सब खत्म करने जा रहे हैं वफा। तो हमने बोला वो नहीं अभी तक हुए। उन्होंने उसी टाइम एफबीआर को इशारा करते हुए कहा कि जी देखो ये चीज को करो और इसको मेरे ये तमाम चीजें खत्म होनी चाहिए। मतलब एक टैक्स होना चाहिए, सारा कंपाउंड। जी जी बिल्कुल। अच्छा पता है क्या इससे नुकसान कितने हैं, इससे डिपार्टमेंट कितने हैं? हर डिपार्टमेंट बगैर रिश्वत के नहीं चलता। मेरी बात सुने, तो आप समझते हैं कि ऐसा होगा? होना चाहिए। उसकी वजह ये कि नुकसान कितने, मेरी बात सुने, चालान तो है 1300 रुपए का सर, प्रोफेशनल टैक्स का जो चालान है 1300 रुपए का चालान है, और उसके लिए रिश्वत दो 5000 रुपए, 3000 रुपए, 7000 रुपए। भाई किस बात के? अब गवर्नमेंट के खजाने में डायरेक्ट ले लो, हर आदमी भरने के लिए तैयार है। 1300 रुपए का जो टैक्स है वो 5 से 6000 रुपए का हो गया। चले जी, इसका मतलब सच्चा क्या? 5000 रुपए गवर्नमेंट के ये मेरा। अच्छा हम ये कहते हैं कि फिक्स टैक्सेस में आप छोटे ताजिरों से डायरेक्ट एक टैक्स ले ले, आप एनटीएन पे एक टैक्स ले ले, हम तमाम चीजें देने के लिए कुछ नहीं कर सकता। ये जो प्रोफेशनल टैक्स है या प्रॉपर्टी टैक्स है, ये सारी सूबाई टैक्स है। वो बात कर रहे हैं कि एक मतलब नेगेटिविटी बता रहे हैं कि एक टैक्स को नाम करने में क्या मसला आप इंडस्ट्री पे आ जाए, कितने टैक्स है? अच्छा ये जो एसबीआर सिंध रेवेन्यू बोर्ड जो है, उससे आपने बात की कि जो लोकल टैक्स होंगे, ये समझिए प्रोफेशनल हैं या आपके दूसरे टैक्सेस हैं, इनको इस पे भी हमारी नासिर हुसैन साहब से बात हुई है। उन्होंने कहा जी इस पे भी वर्किंग कर लेते हैं, बैठ जाते हैं आपके साथ। उन्होंने भी इस बात की यकीनदानी कराई कि हम आपके साथ बैठ जाते हैं। बहुत सारे टैक्स सुबाई है ना, वो आपको तंग करते हैं। जी जी। अच्छा इसके अलावा हमने इनको एक बात और कही अभी प्रॉपर्टी के हवाले से, जो रेजिडेंशियल, देखो कराची के अंदर जो मार्केट है या सिंध में मार्केट है जितनी भी बनी हुई है, वो 70% 80% जो है ना वो रेजिडेंशियल एरिया पे काम चल रहा है। 100%। अच्छा उसमें बिजली का बिल हम कमर्शियल दे रहे हैं, टैक्स भी हम उसमें दे रहे हैं, एनटीएन भी हम उसमें दे रहे हैं, तमाम टैक्सेस भी दे रहे हैं। कॉटेज इंडस्ट्री होगी ना, कॉटेज इंडस्ट्री होगी ना, तो कॉटेज इंडस्ट्री तो मेरे ख्याल हमने नासिर हुसैन साहब से कहा कि भाई आप ये रेन्यूवी ले ले, आपको एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा सिंध गवर्नमेंट को, खत्म हो रहा है, और इसको कमर्शियलाइज कर दें। आखिरी जुमले में आप अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर दें, क्या मुतालबात करते हैं, बस आखिरी। देखिए हमारी तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट है, खुदा रहा जो महंगाई का सैलाब इस वक्त आया हुआ है ना, गरीब आवाम बिल्कुल तबाही की तरफ चली गई है। जो दावे वादे आपने किए थे, मदीने की रियासत का नाम लेकर आप तशरीफ लाए थे, आपने लोगों के साथ मजाक किया और हर दूसरे दिन आप एक यू टर्न ले लेते हैं। खुदारा इस कौम पे रहम करे, इस कौम पे रहम करे और अपना सीधा एक सिस्टम दिखा दे, वरना मुझे नहीं लग रहा कि 2023 भी कर पाए। जिस हिसाब से महंगाई का जो रेशियो है वो बहुत खराब है। आज आपको शौकत तरीन साहब का जो स्टेटमेंट आया है, मैं आज उसका जल्दी बता दीजिए। इस मुल्क पे 2 टैक्स होंगे, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स। बिल्कुल आज शौकत तरीन साहब ने बिल्कुल, ये हमारी तजर्बा हम देकर आए। मैं
اب سیلز ٹیکس، بات یہ ہے کہ سیلز ٹیکس اگر سب نہیں لیں گے تو انڈسٹری کیا کرے گی، کس کو انوائس کاٹے گی؟ آپ مجھے بتائیں. مطلب کہ آپ کے آخری جملے کے ساتھ ہم سیلز ٹیکس کو چاہتے نہیں ہیں، چاہے وہ ہم یہ چاہتے ہیں چاہے وہ ٹیکس شیخ پہ لگے یا آپ پہ لگے، لیکن نقصان چین کمپلیٹ ہونی چاہیے، ورنہ نہ لگے. ناظرین بات یہ ہے کہ کیا صورتحال ہے کیا صورتحال نہیں ہے، بہرحال یہ تو انڈسٹریلسٹ اور ایس ایم ای سی جانتے ہیں، لیکن بہرحال مجھے اجازت دیجیے، بلال احسن کو اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.